ये वीडियो यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो होने वाला है मेरा। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के तहत जो 10th और 12th के सिलेबस को कवर करने वाले कुछ टॉपिक्स हैं उनको लेंगे, जो कि कंपटीशन क्लासेस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखें इसे, और आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं तो आपके काम आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाइयों वो है ब्लड। ब्लड जिसे हम हिंदी में कहेंगे रक्त, जो प्रत्येक स्तनधारी में पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव है सभी में पाया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे हिंदी में रक्त। रक्त एक लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है, लाल रंग का गाढ़ा द्रव, जिसे हमने संज्ञा दी है लाल रंग के गाढ़े द्रव की। ठीक है, रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और जो अन्य पोषक पदार्थ हैं उनका ट्रांसमिशन करने के लिए एक मीडियम के तौर पर काम में आता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं रक्त की, हमारा आज के टॉपिक की। तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसका पीएच कितना होता है? सबसे पहले जो अम्ल क्षार की गणना की जाती है वो होती है पीएच से। तो देखेंगे सबसे पहले मानव शरीर में रक्त का जो पीएच है, पीएच जो होता है वो होता है इसका 7.4, मतलब उदासीन से हल्का क्षारीयता की ओर। जो रक्त के जो पीएच का जो मापन होता है, आप सभी जानते हैं पीएच जिसके अंदर देखा जाता है कि भाई जो 7 है वो उदासीन है, 0 की ओर अम्ल है और 14 की ओर क्षार होते हैं। तो हल्का सा क्षारीय होता है जो हमारा रक्त होता है, उसको हम क्षारीय माध्यम में कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे रक्त के बनने की प्रक्रिया। तो रक्त के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपन हीमोपोएसिस। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखेंगे अपन रक्त का बनना, जिसे हमने कहा हीमोपोएसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर रक्त कितना होता है? अब टॉपिक ये आता है कि भाई रक्त है, बन भी गया तो भी कितना बनेगा, एक समय पर हमारे शरीर में कितना रक्त रहता है? तो मानव शरीर के अंदर एक समय में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा की बात करूं मैं तो वो होगी 5 से 6 लीटर के करीब। और इसके साथ एक ऑप्शन दूंगा, बॉडी के 7% वेट को भी कवर करती है। हमारी बॉडी का जितना वेट होगा, माना कि आपकी बॉडी का वजन, आपका वजन जो है वो 100 किलो है, तो उसमें से 7 किलो यानी कि 7 लीटर आपकी बॉडी के अंदर रक्त की मात्रा पाई जाएगी। हमारी शरीर में बॉडी का जो टोटल वेट है, मानो आपका वेट 50 किलो है तो आपके अंदर 3.5 लीटर। इस तरीके से आप देख सकते हैं सामान्य रूप से 5 से 6 लीटर या फिर 7% ऑफ बॉडी वेट। 7% ऑफ बॉडी वेट हमने रक्त को यहाँ पे माना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले चीज, एक चीज और बता देता हूँ, रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। रक्त किससे मिलकर बना है? संयोजी ऊतकों से। यहाँ लिखेंगे अपन रक्त संयोजी ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रक्त के बनने की प्रक्रिया का नाम जान लिया, रक्त की मात्रा देख ली, रक्त का पीएच देख लिया, और रक्त बना किससे? तो संयोजी ऊतकों से मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे कि रक्त के अंदर पाया जाता है कंपोनेंट्स ऑफ दी ब्लड। ब्लड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएगी, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे आज बात करनी है। तो देखते हैं कि रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। सबसे पहले हमने रक्त एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। रक्त को हम यहाँ पे 2 भागों में डाइवर्ट कर देते हैं। रक्त जो होता है वो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स के अंदर बटा हुआ है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। रक्त जो है वो 2 भागों में, यहाँ पे पहला है प्लाज्मा और दूसरी होती है कणिकाएं। अब अगर हम बात करते हैं कि कणिकाएं भी हैं, प्लाज्मा भी है, तो कौन सी चीज कितनी है? तो रक्त की कुल मात्रा का 55% जो होता है
45% यहाँ पे होगी कणिकाएं। कितना परसेंट होगी? 55% होगा प्लाज्मा और 45% जो होगी वो टोटल ब्लड की परसेंटेज की हमारे पास होगी कणिकाएं। अब कणिकाएं और प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई गई हैं? तो प्लाज्मा के अंदर होता है 9% प्रोटीन एंड 90% वाटर। प्लाज्मा जो होता है वो केवल 9% ही प्रोटीन कंटेन करता है, अदरवाइज जो 90% है वो जल की मात्रा को कंटेन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कणिकाओं की। हमारे कैमरामैन थोड़ा चेंज हो गए हैं और वरिष्ठ कैमरामैन आ चुके हैं, तो कणिकाओं की बात करते हैं। अब कणिकाएं जो होती है 45% होती है। कणिकाओं को अपन यहाँ पे 3 पार्टिकल में बांटा हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के रूप में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्हें बांटा गया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर। अब प्रोटीन जो कि 9% प्रोटीन है और 90% यहाँ पे हमने वाटर लिखा हुआ है। सभी प्रोटीन्स के अलग अलग कार्य होते हैं, जब भी हम बात करेंगे प्लाज्मा को एज ए टॉपिक लेंगे तब हम सारे प्रोटीन्स की बात भी की जाएगी। अभी हम बात करते हैं सीधी कणिकाओं के रूप में। तो कणिकाओं के रूप में अगर देखा जाए तो कणिकाएं होती हैं यहाँ पे 3 प्रकार की। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होगी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हम बोलते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं। बिंबाणु, तो हमने यहाँ पे ये चीजें निकाली। अब सबसे पहले चीज है आरबीसी। अब आरबीसी है क्या? आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहेंगे अपन यहाँ पे। तो इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसे हमने हिंदी में कहा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो आरबीसी होगी। दूसरी चीज हो जाएगी अपनी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी बी और सी का वही रहेगा, ब्लड कार्पोसेल्स ही होगा, लेकिन चेंज क्या होगा? जहां पे रेड था तो यहाँ पे आ गया अपने व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स हो गया इसका यहाँ पे, और ये हो गया आरबीसी और ये हो गई डब्ल्यूबीसी। और विमानों का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आरबीसी का हमारे यहाँ पे एक और नाम भी होता है जिसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा हमने यहाँ पे आरबीसी को? इरिथ्रोसाइट्स हम यहाँ पे कहेंगे। और डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट्स कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ल्यूकोसाइट्स हमने कहा किसे? डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी जो है वो रक्त के अंदर पाया जाने वाला लाल रंग का जो पदार्थ है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको Hb से लिखा जा सकता है। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है लाल रंग। और हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, यही कारण होता है कि जो आरबीसी है वही रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति को जहर चढ़ जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर किसी सांप ने काट लिया है, किसी भी विषैले जीव ने काट लिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो ब्लड होगा उसकी आरबीसी के ऊपर अटैक होगा, वो जो जहर है, जो विष है, वो उसके आरबीसी को खत्म कर देगा, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर जो रक्त है उसका लाल रंग समाप्त हो जाता है और रक्त अपने ओरिजिनल कलर जो कि ब्लू रंग होता है, नीले रंग के, आसमानी रंग के कलर में आ जाता है। आरबीसी के खत्म होने के कारण ही रक्त अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है, और जिसके कारण हमारी बॉडी का रंग नीला पड़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर जहर लगता है तो हम देखते हैं कि वो नीला पड़ गया, तो उसका सीधा सा रीजन यही होता है। तो रक्त को लाल रंग प्रदान कौन करेगा यहाँ पे? आरबीसी करेगी। तो आरबीसी का एक कार्य और क्या हो गया? रक्त को लाल रंग प्रदान करना।
अब बात करते हैं अपन WBC की, जिसको अपन ल्यूकोसाइट्स भी कहा है। ल्यूकोसाइट्स के अंदर क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो हमारा बनाती है इम्यूनिटी सिस्टम। ल्यूकोसाइट का क्या बनाएगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो आरबीसी होती है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की बात कर रहा हूं मैं, फिर से आरबीसी की तरफ आया हूं। जो इरिथ्रोसाइट से इसका निर्माण कहां होता है, तो निर्माण होगा इसका अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज मुझे याद आ गई, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है WBC, जिसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा। ये बनाती है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे बाहरी पैथोजन से हमारे शरीर के अंदर जो जीव बाहरी कोई पैथोजन अगर आ रहा है तो उससे हमारे जीव की सुरक्षा करने के लिए कि भाई हमारी कोशिकाओं को कोई ऐसा यूनिट ना पहुंच पाए जो हमारे शरीर को अधिक हानि पहुंचाए, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आरबीसी जो होती है, उसकी जगह पे यहाँ पे काम में आती है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनाती है। और एक चीज ध्यान में रखनी, जो इम्यूनिटी सिस्टम आरबीसी जो होती है, अभी हम डिटेल में जाएंगे कि आरबीसी क्या है, WBC क्या है। ये पार्टीशंस का जब डाइवर्टेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएगी। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बनाने का कार्य करेगी ल्यूकोसाइट्स को, WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का। अब इसके बाद करते हैं, हम बात आएगा हमारे विमाणु की बात की जाए तो विमाणु जो होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने के काम में आते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने का सीधा सा रीजन यही होता है कि भाई जब ब्लड का थक्का ही नहीं जमेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो लिमिटेड है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो आप चल रहे हो, गिर गए, आपको चोट लग गई और वहां से रक्त निकला, तो रक्त का जाल अगर नहीं बन पाएगा, रक्त का जाल जो होता है वो प्रोटीन बनाते हैं, तो रक्त का जाल ही अगर नहीं बन पाया तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो सारा का सारा रक्त है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जब पूरा का पूरा रक्त जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल गया है तो ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी वगैरह सब कुछ कम हो जाएगी और हम जो प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन है, वो बॉडी की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच नहीं पाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे विमाणु के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब प्लेटलेट्स जो होते हैं, विमाणु जो होते हैं, उनको हमने यहाँ पे एक और नाम दिया जिसको अपन ने कहा यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। हमने प्लेटलेट्स को एक और नाम क्या दिया है यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइट्स का नाम दिया। ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, जिसको अपन ने कहा विमाणु। तो ये हमने पढ़ा कि भाई रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 9% प्रोटीन होते हैं, 90% वाटर होता है, कणिकाएं होती है 45% जो 3 पार्टिकल में है, जो आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के अंदर डाइवर्टेड है। तो यहाँ तक एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर अपन आरबीसी पे या फिर प्लाज्मा पे या प्रोटीन की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहली चीज आज का टॉपिक जो था वो था ब्लड। ब्लड जो होता है वो लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है, संयोजी ऊतकों से मिलकर बना है। इसका पीएच है वो 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय कह सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त का बनना जो होता है उसको अपन ने कहा हीमोपोएसिस। इस प्रक्रिया, रक्त के बनने की प्रक्रिया जो है वो हीमोपोएसिस होती है। नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, तो मात्रा की बात करी हमने कि भाई 5 से 6 लीटर रक्त हमारे पास में है, या फिर बॉडी वेट का 7%। तो हमने दो ऑप्शन क्यों रखे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि 5 से 6 लीटर एक सामान्य व्यक्ति की बात की है। लेकिन मान लो कोई एथलीट है, मान लो कोई व्यक्ति 200-250 किलो का, जैसे कि WWE के रेसलर्स होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर रक्त की मात्रा ऑब्वियसली ज्यादा होगी, इसलिए हमने 7% ऑफ बॉडी वेट का। और संयोजी ऊतकों से मिलकर बनता है रक्त। अब रक्त के दो पार्टिकल बांटे, एक ये कणिका है, दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 9% प्रोटीन होता है, 90% वाटर होता है। उसके बाद कणिकाओं में आरबीसी, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं सामान्य रक्तदाब की। जो बॉडी के ऊपर जो हमारे नर्व्स के अंदर जो रक्त का प्रेशर पड़ रहा है उसकी बात करेंगे अपन। तो
वापस यहाँ आते हैं अपन सामान्य रक्तदाब। अब रक्त जो होता है, रक्त का दाब हमेशा बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। दो कंडीशन होती है, एक होता है संकुचन, दूसरा होता है प्रकुंचन। तो जब हमारा जो हार्ट है संकुचित हो रहा है, जब पिचक रहा है, हम कह सकते हैं कि हृदय संकुचित हो रहा है, उस समय दाब ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि हृदय जो होता है पंप की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब पंप दब रहा है तो प्रेशर ज्यादा ही क्रिएट होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में जब हृदय का संकुचन होता है, सामान्य रक्तदाब की बात करें तो संकुचन, सामान्य रक्तदाब होता कितना, एक बार देख लेते हैं अपन, 120 से 80 के बीच में होगा एक सामान्य व्यक्ति का। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है जिसकी उम्र अधिक है तो उसका रक्तदाब जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है, और इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेटली 180 तक है तो वो नॉर्मल मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 80-90 वर्ष का है तो ऐसी कंडीशन में, बाकी नॉर्मल व्यक्ति का अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जैसे कि हम बीपी वगैरह होता है, बीपी हाई बीपी लो, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज। तो वहां पे अपन देख सकते हैं कि 120 से 80 के बीच में जो होता है वो रक्त का जो दाब है वो होना चाहिए। अब 120 का होगा और 80 का होगा, तो सीधी सी बात है कि जब हृदय संकुचित हो रहा है, जब पंप हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे पंप के समय, पंप के समय या फिर संकुचन, संकुचन के समय जो रक्तदाब होगा वो होगा 120। और प्रकुंचन के समय जब पुनः फूल रहा होगा तो पुनः फूलते समय या फिर हम बोलेंगे प्रकुंचन, प्रकुंचन के समय जो रक्त होगा, रक्त का जो दाब होगा वो होगा 180, 80, और जब संकुचन हो रहा होगा तब रक्त का दाब होगा 120। तो ये हमने रक्त की बात कर ली, ठीक है। अब रक्त दाब की भी बात होगी। अब पहली चीज आती है हमारे सामने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। सर समय कितना हो गया इसका? 17 मिनट। यस, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमारा 17 मिनट का। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को क्यों ना 2 पार्टिकल्स में बनाया जाए, क्योंकि एक ही पार्टिकल्स में यूट्यूब पे इतना देखना भी मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म किया जाए। और अभी तक जो बड़ा है, अगर आपको समझ में आया, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिल जाएगा। और इसके जो नोट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा आपको समझाया जा सके और अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जा सके। तो यहाँ तक का टॉपिक आई होप आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसके लिए हमको ये इरेज करना होगा। अभी हम बात कर रहे थे रक्त की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रक्त की, हमने ऐसा चीज देखी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट जो हमारा है कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा प्लाज्मा देखेंगे हम, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे। प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोटीन है हमको दिया हुआ है वो है यहाँ पे एल्बुमाइन प्रोटीन। सेकंड वाला जो होगा वो, सर आ रहा है फेस जी, तो सेकंड वाला जो होगा वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूटामाइन प्रोटीन। और थर्ड वाला जो है वो है फ्लोरेसिन प्रोटीन। तो तीनों प्रोटीन्स के कार्य के बारे में भी अगर हम बात करें तो पहला वाला जो प्रोटीन होगा वो रक्त के दाब के कंट्रोल करने के काम में आएगा। दूसरा वाला जो प्रोटीन है हमारा यहाँ पे वो जिसमें हीमोग्लोबिन एंटीजन तथा एंटीबॉडी बनाने का कार्य करेगा, जिसको अपन ग्लोबुलिन कहा गया। और लास्ट वाला जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने के काम में यहाँ पे आते हैं। तो तीनों के तीनों प्रोटीन्स के बारे में हमने बता दिया। मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं जो कि है आरबीसी। चलिए एक बार प्रोटीन्स के आपको नाम लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। तो पहला प्रोटीन है वो है एल्बुमाइन प्रोटीन।
प्रोटीन जो कि क्या काम में आ रहा है? सबसे पहला प्रोटीन तो यह है हमारा रक्तचाप के नियंत्रण में। सेकंड वाला जो प्रोटीन है वो है हमारा क्लूबेमाइन प्रोटीन, जिसको अपन ने कहा यस क्लूबेमाइन प्रोटीन। क्लूबेमाइन प्रोटीन प्रोटीन के पार्टिकल जो 9% प्रोटीन हमने कहा ना यहाँ पे कि भाई 9% हमारे पास हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन के कार्य के बारे में हम पढ़ने हैं। तो ग्लूबिलाइन प्रोटीन जो होगा उसका कार्य क्या होगा? तो यह इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण में सहायक होगा। जो आरबीसी बड़ी है ना लाल रेड ब्लड कॉर्पसेस, उनकी ही बात कर रहे हैं। दूसरा नहीं है, आरबीसी ही है। देखो यहाँ पे आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो पहली चीज हो गई अपना पहला प्रोटीन जो है उसको अपने एल्बुमिन प्रोटीन कहा, जो रक्तचाप के नियंत्रण में हो। रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 के मध्य होता है ना। संकुचन और प्रकुंचन जो आपको भी पढ़ा है। तो रक्तचाप के नियंत्रण में काम में आया। दूसरा वाला जो है वो एरिथ्रोसाइट्स के निर्माण में कार्य में आया, जो आरबीसी के निर्माण में कार्य में आया। और तीसरा वाला जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। एक तरीके की उसको अपन फाइबर्स के रूप में रखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यस, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो तीसरी टाइप का प्रोटीन है, जो 9% है उसका। थर्ड पार्टिकल है प्रोटीन का। फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया, सेकंड वाला हमने देख लिया। अब तीसरा वाला जो प्रोटीन है वो क्या काम में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, शब्द पे एक हिंट बता दो। फाइब्रिनोजन फाइबर्स जो होते हैं ना, जो तागे होते हैं, वो कपड़ा बनाने के काम में आते हैं। तो जब रक्त के अंदर प्रोटीन है तो वो किस काम में आ सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारा जो प्रोटीन रक्त के अंदर सम्मिलित है वो प्रोटीन हमारा काम में आएगा रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। क्या काम में आएगा साथियों? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा के बारे में भी डिटेल पढ़ ली। अब प्लाज्मा के बारे में ज्यादा डिटेल मैंने बताया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता था, तो इसलिए एक प्रोटीन का कार्य बताते हुए चल रहे हैं। तो ये नोट्स आप वीडियो से आप देख के बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अपन टॉपिक पे आते हैं आरबीसी। आरबीसी जो हमारी बॉडी के अंदर एरिथ्रोसाइट से उसकी बात कर रहे हैं, जो रक्त को लाल रंग प्रदान दिया है आरबीसी ने। तो अब अपन बात करेंगे आरबीसी। ये टॉपिक्स नहीं करने देते हैं और आरबीसी पे आ जाते हैं अपन। रेड ब्लड कॉर्पसेस से कहा गया अपने हिंदी में हम कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। अब बात कर रहे हैं पर लाल रक्त कणिकाएं भी हमने कह दी। अब लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता क्या है, ये कार्य किस तरीके से करती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो चलिए हम आरबीसी का स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है? तो आरबीसी का निर्माण जब एक बालक अपनी भ्रूण अवस्था में होता है तब ही शुरू होता है। वैसे आप युवा हो जाओगे उसके बाद तो आरबीसी का निर्माण स्थल मैंने अस्थिमज्जा आपको बताया है, परंतु जब आप अपनी माता के गर्भ में थे या कोई भी स्तनधारी जीव, चाहे कुत्ता हुआ, भैंस हुई, बकरी हुई, कुछ भी हो सकता है, तो जब वो अपने माता के गर्भ में होगा तभी आरबीसी का निर्माण तो स्टार्ट होगा ही होगा, क्योंकि आरबीसी तो मेन रोल निभा रही है ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने का। तो आरबीसी का जो निर्माण स्थल है वो होता है भ्रूणावस्था में। आरबीसी के निर्माण की अगर बात की जाए तो भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहाँ हो रहा है वो देखेंगे। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण दो फेज में होता है, एक होता है अर्ली फेज और दूसरा होता है लेट फेज, ठीक है। अर्ली
फेज और लेट फेज, दो फेज है। जो पहले का कार्य, पहले का जो शुरुआती समय होता है भ्रूण के निर्माण का वो समय, और लेट फेज जो होता है वो बाद का फेज होता है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे अर्ली और लेट फेज। अब अर्ली फेज और लेट फेज के अंदर पहले फेज में क्योंकि कुछ अंग जो होते हैं वो अपने अनुपस्थित होते हैं और लेट फेज में वो अंग बन जाते हैं। तो जब वो अंग नहीं होते, जैसे कि अर्ली फेज में जो होता है वो यॉक सेल जो होती है वो पाई जाती है शुरुआती काल समय में, जब हमारा यकृत नहीं होता है, तो उसमें अर्ली फेज से हम कहते हैं जिसके अंदर यॉक सेल अर्ली फेज में कहाँ पे हो रहा है? यॉक सेल के अंदर, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपन यॉक सेल्स के अंदर अर्ली फेज में, क्योंकि उस समय में हमारे पास यकृत अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे बच्चे का निर्माण स्टार्ट हो जाता है तो कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे किस तरीके से बच्चा बन रहा है, किस तरीके से वो प्रिपेयर हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो लेट फेज में जब उसके अंदर अंग बनना शुरू हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर यकृत का निर्माण हो चुका होता है। उसके बाद जो लेट फेज में निर्माण होता है, किसका निर्माण? आरबीसी का निर्माण लेट फेज के अंदर, भ्रूणावस्था में लेट फेज में जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में या फिर प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में आरबीसी का निर्माण जो होगा भ्रूणावस्था के अंदर होना शुरू हो जाएगा। अब आरबीसी का निर्माण युवा अवस्था में कहां पे हो रहा है? अब भ्रूणावस्था के बाद अभी तो हम बात कर चुके हैं पहले ही कि युवा अवस्था में आने के बाद भी बच्चे के बन जाने के बाद जब बाहर निकल जाता है ऐसी कंडीशन में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। तो आरबीसी का रियल निर्माण अगर देखें तो कहां पे निर्माण स्थल आरबीसी निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहां पे हो रहा है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण भी हो गया। अब आरबीसी का निर्माण तो हो गया, लेकिन बनने में इसको कितना समय लग रहा है? अस्थि मज्जा में आरबीसी को निर्माण में लगा समय, निर्माण में लगा समय कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। एक डिसीज होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी होती है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाती है और बनने में लग रहा है 120 दिन। ऐसी कंडीशन में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके लिए थैलेसीमिया ब्लड कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। जब डिसीज वगैरह पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आरबीसी जो है वो बन तो यहाँ रही है, लेकिन बनने के बाद वो जाती कहाँ है? 120 दिन चल भी गया, 120 दिन बन भी गया। आरबीसी की जो निर्माण की समय जो होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी की जो उम्र होती है, आरबीसी की जो आयु होती है वो भी कितनी मानी गई है? आयु भी होती है 120 दिन। मतलब जितने समय में बन रही है उतने ही समय में पुरानी नहीं बनती जाएगी, पुरानी नष्ट होती जाएगी। तो आरबीसी की आयु भी अगर आपसे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ ले, आयु और उम्र दो चीजें होती है। जो व्यक्ति जीवित है, जो चल रहा है, उसकी होती है उम्र, और जो समाप्त हो चुका होता है उसकी होती है आयु। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र कितनी है, उससे कोई अपनी उम्र पूछेगा तो मैं जो भी होगी मेरी 20 वर्ष 25 वर्ष मैं वो बताऊंगा। लेकिन अगर किसी से पूछेगा कि सामान्य मानव की आयु कितनी होती है तो वो होती है 100 वर्ष, ये मानी गई है। सामान्य कुत्ते की आयु होती है 16 से 20 वर्ष। तो इस तरीके से आयु मतलब कितने समय में उसका निपट जाएगा काम। तो ऐसी कंडीशन में हम आयु की बात करेंगे तो आरबीसी के निर्माण में लगा हुआ समय होता है 120 दिन, उसकी आयु भी होगी 120 दिन। ठीक है, हिंदी में ना जाए कृपया, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आरबीसी के निर्माण हो गया। अब इसका नष्ट कहाँ पे होता है? तो एक चीज होती है प्लीहा। प्लीहा बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। प्लीहा जो होती है वो रक्त के अंदर बहुत ही जटिल परिस्थितियों में भी काम में आती है और रक्त को आरबीसी को समाप्त करने के लिए भी काम में आती है। तो आरबीसी का सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, कई बार 12वीं बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी जो होती है वो नष्ट होने के बाद कहाँ जाती है? प्लीहा में जाएगी। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा। हाँ, री की मात्रा उसमें लगी है। कब्रिस्तान आप समझ लीजिएगा।
जाता है। शमशान घाट कह सकते हैं अपन, हम हिंदू सभ्यता से हैं, शमशान घाट बोल सकते हैं आरबीसी का। तो प्लीहा को कहा, प्लीहा का बड़ा जोरदार काम होता है। प्लीहा जो होती है ना, कभी कभी हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम भी हो जाएगी, तो प्लीहा जो होती है वो अपने आप को संकुचित कर लेती है। क्या कर लेती है? प्लीहा अपने आप को संकुचित। नोट्स नहीं बोलूंगा आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में, लेकिन बोल रहा हूँ तो आप वीडियो के सहारे से लिख लीजिए। तो प्लीहा जो होती है वो खुद का संकुचन करके ब्लड की मात्रा को बढ़ाती है, क्योंकि प्लीहा के पास आरबीसी होल्ड में भी रहेगी, वो उसको कब्रिस्तान के रूप में ग्रहण करके, लेकिन जब कभी ब्लड की कमी होगी तो आरबीसी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जो प्लीहा है वो अपने आप को संकुचित कर देगी। सर माइक्रोफोन पे आपका हाथ है। तो प्लीहा जो होती है, तो प्लीहा जो होती है वो अपने आप को संकुचित कर देगी, और जब संकुचन हो गया तो संकुचन के बाद उसके अंदर जो आरबीसी होगी, जो ब्लड की मात्रा होगी ना, वो पुनः हमारी धमनियों में पहुंच जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर रक्त की जो मात्रा कम हुई है वो मात्रा पुनः बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना? कितनी होगी बैलेंस? तो हमारी बॉडी का 7% बॉडी वेट का, ठीक है, 5 से 6 लीटर जो कि सामान्य मानव में पाया जाता है। अब ये बात भी हो गई, जीवन काल भी हमने देख लिया कि लगभग 120 दिन होती है। निर्माण में समय भी कितना लग रहा है? तो 120 दिन के आसपास ही लग रहा है इसका, ठीक है। और प्लीहा का संकुचन पढ़ लिया। अब एक मेन पॉइंट है कि स्तनधारी जीवों के अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चीज याद रखने वाली है। आरबीसी जो होती है उसका आकार हम डबलाकार मानते हैं, एक डबलाकार आरबीसी जो 5 रुपए का सिक्का देख सकते हैं, फिर जो 20 बिस्किट जो होता है, या गुड्डे जो कि हमको बहुत ज्यादा पसंद होता है लोग, तो गुड्डे जो काजू वाला बिस्किट होता है उसके अंदर काजू तो नहीं आता है, लेकिन आरबीसी जो होती है हमको उस आकार की हम मान सकते हैं कि 5 रुपए के सिक्के समान डबलाकार आरबीसी जो है। तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में। एक बार फिर से सोचेंगे आप लोग कि क्या नहीं है आरबीसी में? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। वैज्ञानिक अपवादों की सब्जेक्ट था, नियम चीजें हो रही है, एक नहीं हो रहा है, तो इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद है हमारा राजस्थान का जो रेत का जहाज बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ऊंट। तो इसका अपवाद स्वरूप होता है, अपवाद है ऊंट। ऊंट जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, आरबीसी जो ऊंट की आरबीसी होगी ना उसमें केंद्रक पाया जाएगा। ये चीज हम लोगों को देखनी है, ठीक है। अब ये बात भी करनी है हमने, आरबीसी की बात भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है अपनी डब्ल्यूबीसी। सर समय कितना हो गया? 33 मिनट्स। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर दिया जाए। तो आरबीसी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर इसको मिटा के अपन डब्ल्यूबीसी पे आएंगे। तो आरबीसी की बात की हमने, रेड ब्लड कॉर्पसेंस कहा है इसको, लाल रक्त कणिका हिंदी में कहा, निर्माण भ्रूणावस्था में कहां पे होगा? तो अगली फेज में जब यकृत प्लीहा नहीं है, तो योग सेल्स के अंदर जो यंग सेल होती है, अंडे का येलो पार्ट होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके की होती है, और योग सेल्स, ठीक है ना। तो लेट फेज के अंदर कहां होगा? तो यकृत प्लीहा के अंदर हो रहा है। और आरबीसी का सामान्य रूप से जब आप जीव पैदा हो जाता है तो उसके बाद निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण में लगा समय 120 दिन होता है, आयु भी होती है इसकी 120 दिन। प्लीहा पर आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया। क्या कहा गया? कब्रिस्तान। क्यों कहा गया कब्रिस्तान? क्योंकि जो नष्ट हो रही है वो यहीं पे हो रही है, और आरबीसी का केंद्र नहीं पाया जाता है। अपवाद के रूप में ऊंट को ले लिया हमने कि ऊंट की आरबीसी में केंद्र पाया जाता है। तो इतने टॉपिक्स क्लियर करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। और हाँ, एक चीज और है, तो प्लीहा जो है उसे कब्रिस्तान का नाम तो दे दिया आपने, लेकिन हर चीज की कोई बुराई है तो कोई अच्छाई भी होती है, ये बात हम लोगों को जाननी होगी। तो यही रीजन है, मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से प्लीहा खुद को संकुचित करके आरबीसी की मात्रा को पुनः ब्लड में बढ़ा देती है। तो इसलिए शरीर का जो ब्लड बैंक है ना, जहाँ पे रक्त स्टोर भी रहता है, उसको नष्ट भी कर रही है, कब्रिस्तान के रूप में खत्म भी कर रही है, लेकिन कुछ ब्लड की मात्रा वो स्टोर भी करती है। तो आरबीसी का जो ब्लड बैंक होता है, या फिर मानव शरीर के रक्त का जो ब्लड बैंक मानव शरीर में होता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक भी हम प्लीहा को ही कहेंगे। तो ये एक लाइन और लिख देते हैं, जुड़ जाएंगे यहाँ पे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा आपने यहाँ पे? प्लीहा
को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे आरबीसी कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो अभी भी, वैसे मैंने सब चीजें क्लियर की है, तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर ले, कमेंट सेक्शन में पूछ ले। मेरा नंबर आप लोगों के जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम गूगल मीडिया में अन्य किसी एप्लीकेशन पे क्लासेस ना लगाते हुए यहाँ पे लगाने उसका सीधा रीजन यही है कि जो बच्चे रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये नॉलेज पहुंचे ही पहुंचे, ये हमारा जो है टॉपिक्स ये पहुंचे ही पहुंचे। लेकिन जो बच्चे जिनकी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस जिनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट स्टूडेंट हो या कहीं से भी हो, तो उन लोगों के लिए भी सुविधा हो जाए, इसके लिए हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें। ठीक है, अब किस संस्थान से हो रही है इसका नाम हम अभी शेयर नहीं कर सकते कुछ कारणों की वजह से। एक समय पे आपको वो भी बताया जाएगा। बिल्कुल कुछ इश्यूज हैं अभी कोरोना के, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद है, और जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे एक जंग सा लग गया है। तो जंग को हटाने का काम करेगा ये वीडियो आपके लिए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपने पूरी तरीके से देख लिया और इसको आप समझ लिया ना, तो लाइफ में कभी वापस बुलेट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस चीज का मैं दावा करूँ, क्योंकि इससे बाहर जो है वो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नॉर्मली ग्रेजुएशन बेस के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना वो तक क्लियर हो जाएंगे आपके, अगर आपने ठीक से इस चीज को पढ़ा। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। आरबीसी को मैं मिटा देता हूँ, पूरे बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं अपन। तो आरबीसी खत्म हुआ, अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो है उसको अपन बोलते हैं वाइट ब्लड कार्बोहाइड्रेट, जिसे हिंदी में अपन कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हमने कहा शुद्ध हिंदी में। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बनाती थी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनाने का कार्य करती है। इम्यूनिटी सिस्टम बनाएगी हमारा, जो डब्ल्यूबीसी जो है वो बना रही है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। अब डब्ल्यूबीसी की बात करना हम शुरू करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को हमने क्या कहा, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। पहले मैं आपको बता चुका था कि डब्ल्यूबीसी को हमने ल्यूकोसाइट्स भी कहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहा हमने, ल्यूकोसाइट। किसे कहा, डब्ल्यूबीसी को कहा हमने ल्यूकोसाइट यहाँ पे। अब हमने अभी पढ़ा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल ऊंट के आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया गया था। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक है या नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रकहीन होती है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मेन पॉइंट लिखेंगे अपन यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। ये हो गई बात डब्ल्यूबीसी की स्टार्ट किया है। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो सीधी सी बात है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से या जो अदर पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारी आर्मी की तरह, हमारे सुरक्षा कवच की तरह लड़ने का कार्य करती है। तो बाह्य जीवों से या बाह्य विषाणुओं से, बाह्य पैथोजन से लड़ने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ऐसे लिखेंगे हम नोट्स में, डब्ल्यूबीसी बाह्य हानिकारक पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है परजीवी से लड़ने का कार्य, से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि बाह्य सुरक्षा तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन इंटरनली मान लो कोई वायरस, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस से वही व्यक्ति बचा हुआ है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग का मतलब क्या है कि भाई जिसकी डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन है, जिसकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है उसके ऊपर वायरस काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वायरस आया डब्ल्यूबीसी ने उसको पहचाना, डब्ल्यूबीसी ने लड़के उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति
कमजोर है, जिसको कोई पुरानी डिसीज है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी उस पुरानी बीमारी से लड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब वायरस आया बॉडी के अंदर तो उस वायरस से लड़ने का समय नहीं मिल पाया। सब कैमरे क्या क्या है तो नहीं मिल पाया ऐसे समय में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई वो व्यक्ति मर रहा है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे कि कोरोना जो है वो उससे भी लड़ने का कार्य यही करेगी। और आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आज सुबह ही रशिया की कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन भी तैयार कर दी है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कभी जब क्लासेस होंगी या ऑनलाइन क्लास में जब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो अपन बात करेंगे, पूरी डिटेल आएंगी इधर। लेकिन रशिया की कंपनी कोरोना की फर्स्ट वैक्सीन, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन तैयार कर चुकी है जो डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करने की काम में थी। और अभी जो बाबा रामदेव वाली वैक्सीन आई थी उसका भी यही है कि उसने पहले उसको कोरोनी इसका नाम दिया गया था, जो कोरोना से लड़ने वाली थी, लेकिन बाद में उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई के रूप में जाना गया। तो वो कार्य यही करेगी जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसकी संख्या को बढ़ा देगी, उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी यहाँ पे। तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है। अब सामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है? तो सामान्य रूप से होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 4000 से 11000 के मध्य। कितनी मानी गई है भाई? तो मानी गई है 4000 से 11000 के मध्य मानी जाती है सामान्य डब्ल्यूबीसी की संख्या। सामान्य डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? तो 4000 से 11000 के मध्य। लेकिन एक कंडीशन बताता हूँ आपको मैं, जैसे ही कोई बाह्य बीमारी, कोई बाह्य वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो पहला लक्षण होता है सर्दी जुकाम, और दूसरा बोलते हैं लोग बुखार। बुखार क्या है? व्हाट इज फीवर? बुखार तो बीमारी है? बिल्कुल, बुखार कोई बीमारी है ही नहीं। रियलिटी में होता है तो बुखार क्यों आता है? सबसे बड़ा फैक्ट है कि बुखार हमको क्यों आ रहा है? बुखार कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअल कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही कोई बाह्य विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हुआ, डब्ल्यूबीसी ने उसकी पहचान किया। नोट्स में लिख लीजिएगा चीज साइड में, डब्ल्यूबीसी ने उसकी पहचान की। और पहचान करने के बाद डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे? जब हमको दुश्मन से लड़ना होता है तो हम अपनी ताकत को मजबूत बनाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी अपनी सेना के अंदर, अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करती है, जिसको अपन बोलते हैं लिम्फोइड विस्फोट। क्या बोला हमने? लिम्फोइड विस्फोट कहेंगे हम इसे। हम बोलेंगे इसे लिम्फोइड विस्फोट। हिंदी में लिख देता हूं मैं, लिम्फोइड विस्फोट कहा अपन। लिम्फोइड विस्फोट हमने इसे कहा। और लिम्फोइड विस्फोट को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? बुखार आना। क्या कहा हमने? बुखार आना। बुखार क्यों आता है? बुखार आने का सीधा सा रीजन क्या बताया गया है यहाँ पे कि भाई लिम्फोइड जो है वो अपनी संख्या बढ़ा रही है, लिम्फोइड्स के अंदर विस्फोट हो रहा है। हम जानते हैं कि जब कोई भी क्रिया होती है, कोई भी गतिविधि होती है तो उस समय क्या होता है? ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है। और ऐसी कंडीशन में जब लिम्फोइड बहुत ही ज्यादा संख्या में अपने आप को बढ़ा रही होती है ना, तो उसे अपन बोलते हैं लिम्फोइड विस्फोट। और जिसकी वजह से लिम्फोइड्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और क्या होता है? हमें बुखार आता है। क्या है? बुखार। बुखार क्यों आया? क्योंकि डब्ल्यूबीसी ने अपनी संख्या को बढ़ाया। पहले सामान्य संख्या कितनी थी? 4000 से 11000 थी। लेकिन जब लिम्फोइड्स की संख्या बढ़ गई ना, उसके बाद बढ़ेगी, कुछ तो बढ़ा होगा। तो बिल्कुल जो 4000 से 11000 की जो संख्या है वो बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? बुखार के लिम्फोइड बढ़ने के, लिम्फोइड विस्फोट के बाद की संख्या बता रहा हूं मैं। तो लिम्फोइड विस्फोट के बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 15 से 20,000। 15,000 से 20,000 ये होगी संख्या। कब? लिम्फोइड विस्फोट के बाद। अब जो सेना 4000 सैनिक थे पहले हमारे पास, वो क्या 15 से 20,000 से 4 से 11000 सैनिक एक तरफ, ये हो गया जस्ट दुगना बोल सकते हैं अपन। किसी के अंदर 5000 6000 थी, लेकिन 15000 16000 में तो ऑब्वियसली जब सैनिक ज्यादा होंगे तो लड़ने में ताकत भी हमारी बढ़ जाएगी। और एक चीज ध्यान रखें आप लोग, मलेरिया डिसीज होती है मादा एनोफिलिस, मच्छर के काटने की वजह से होती है। मादा एनोफिलिस उसका वाहक होता है, वायरस नहीं होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। वाहक जो है वो कौन है? मादा एनोफिलिस है उसका। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलिस के काटने की वजह से हुआ। थोड़ा टॉपिक से परे है लेकिन मुझे समझाना फैक्ट याद आया मुझे। तो मादा एनोफिलिस क्या है? उसका वाहक है। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इस फैक्ट को याद रखना कि जो रक्त चूसने का कार्य करता है कौन करती है? मादाएं करती है। चाहे मानव हो चाहे
मच्छर हो। तो रक्त का चूसने का जो कार्य है वो, कोई लेडीज को भी अगर देख रही है वीडियो, बुरा ना माने इस बात पे, ये ओनली फॉर इफेक्ट बता रहा हूँ मैं कि जो मादा है वो रक्त चूसती, क्योंकि नर एनाफिलिस मच्छर जो होता है वो क्या खाता है, वो फ्रूट जूस पी के अपना काम चला रहा है, वो जो फूल होते हैं पुष्प होते हैं उनके रस को देता है। लेकिन मादा एनाफिलिस जो होती है वो सीधा खून पीने का कार्य करती है। तो मादाएं जो है वो बड़ा जोरदार खून पीती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया के विषाणु आ जाते हैं। जब हम डिसीज पढ़ेंगे तो मलेरिया के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई कौन सा वायरस होता है, कैसे कार्य करता है मलेरिया के अंदर। तो मलेरिया का नाम लेने का रीजन क्या था, मलेरिया के अंदर हमको होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है। तो रीजन ये होता है कि लिम्फोइड विस्फोट हुआ, अगले दिन हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो उसके वायरस से लड़ी, उसके बाद फिर से हमारी डब्ल्यूबीसी कम हो गई, अगले दिन फिर हमको बुखार आया, फिर अगले दिन जब लिम्फोइड विस्फोट हो गया तो अगले दिन फिर वो लिम्फोइड लड़ रही है। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है हमको कौन से डिसीज में, मलेरिया के अंदर। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, तो 15 से 20 हजार हो गई। अब लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है कि रक्त कणिकाओं के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर जब कोई भारी चीज आती है, जब बहुत ही अपन बोल सकते हैं कि भाई संकट आ गया, महासंकट आ गया हमारे ऊपर, जैसे कोरोना आ गया तो पुलिस वाला सब बाहर निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में हमारे रक्त के अंदर एक चीज हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर, या फिर रक्त का कैंसर जिसे कहा जा सकता है। ठीक है ना, ब्लड ट्यूमर, ब्लड कैंसर जिसे अपन कहते हैं। तो रक्त कैंसर जो होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो बढ़कर हो जाती है 1 लाख के आसपास। कितनी हो जाती है हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या, 1 लाख के आसपास हो जाएगी, अत्यधिक होती है। और इस बीमारी को अपन ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ल्यूकेमिया, जिसे मैंने कहा रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया जिसे मैंने क्या कहा, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर में हुआ क्या, रक्त, और एक चीज ध्यान रखना, रक्त कैंसर होने की वजह से ऐसा नहीं होता है, ये रक्त कैंसर को मापने के कारण अपन देख सकते हैं कि रक्त कैंसर के समय लड़ने के लिए जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या बढ़ी। बाकी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डब्ल्यूबीसी बढ़ने की वजह से रक्त कैंसर हुआ। मेरी लाइन को समझिएगा आप, डब्ल्यूबीसी बढ़ने की वजह से रक्त कैंसर नहीं हुआ। रक्त कैंसर में होने के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और जो कि पहचान होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। और बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि कैंसर से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है, तो फैक्ट क्या है कि भाई कैंसर से लड़ने के लिए बढ़ रही है वो। और बढ़ के कितनी हो गई, पहले तो हो रही थी 4,000 से 11,000 के बीच में थी, 4,000 से 11,000 साइड में लगा आपको। सबसे पहले थी 4,000 से 11,000, थोड़ी सी बढ़ के हुई 15,000 से 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो लिमिट है, लेकिन जब ब्लड कैंसर हो जाएगा तो पोजीशन क्या बैठेगी, तो दिखा। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या बैठने वाला है, 15 से 20,000 तो ठीक है यार, लेकिन 15 से 20,000 से बढ़ते 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख। क्या आ गई, 1 लाख। तो ये हो जाएगी 1 लाख जो होती है इसकी संख्या हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं अपन कि 1 लाख जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हो गई तो कैंसर से लड़ने वाले की संख्या कहां पहुंच जाएगी, 1 लाख। तो कितनी वृद्धि हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या ल्यूकेमिया के समय, रक्त कैंसर के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो जाएगी यहाँ पे 1 लाख। कितनी हो गई, 1 लाख। अब सोचिए आप 1 लाख कितनी ज्यादा होती है संख्या, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। और इसको लिखा जाता है हमेशा जो संख्या होती है ना डब्ल्यूबीसी की, इसकी यूनिट नहीं लिखी हमने, इसको अपन लिखते हैं एम क्यूब। इसमें लिखेंगे एम क्यूब के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा आप लोग जानते हैं जो घनत्व होता है, जो आयतन होता है, सॉरी घनत्व नहीं, आयतन, जो आयतन होता है वो हमेशा किसमें आता है, मिलीमीटर क्यूब में। ये एम क्यूब के अंदर लिखा जाता है, हमेशा क्यूब के अंदर। जो नॉर्मली लंबाई होती है सिंगल यूनिट होता है, 1D के अंदर कोई चीज होती है सिंगल डायमेंशनल, तो वो होती है सिंगल। जब 2D में जाती है, डबल डायमेंशनल में जाती है तो स्क्वायर हो जाता है। और जब कोई चीज 3D में हो जाती है तो
उसके ऊपर क्यूब लगता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्यूब लिखा है, mm क्यूब के रूप में अपन इसको लेते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे WBC की साइज की, तो WBC का जो आकार होता है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, WBC का जो आकार होता है वो RBC से बड़ा होता है, ध्यान रखें आप लोग। मैंने RBC में नहीं लिखवाया, अगर आपको याद है तो लिख लीजिए आप लोग। तो ये एक ही लाइन लिखा था, दोनों का मतलब हो गया कि RBC से WBC का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। बाय साइज RBC इज लेस देन WBC। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आगे अपन इसके बारे में कुछ फैक्ट वगैरह की बात भी करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी अपन इस वीडियो को आधार पर भी बोल सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 बोल सकते हैं। पार्ट 2 आपका कल रिलीज हो गया आएगा इसका। तो पार्ट 1 में हम इतना देख लेंगे, WBC के कुछ कार्य भी हैं वो भी मैं आपको पार्ट 1 में आज ही बता देता हूँ। कल हमारे पास बचेगा ओनली फॉर जो प्लाज्मा है वो बचेगा, और रक्त के कुछ फैक्ट्स हैं तो वो एक छोटे वीडियो में निपट जाएंगे। तो यहाँ पे अपन WBC के बारे में हमने इतना तो जान ही लिया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ WBC है, अपने को पढ़ लेना है कि WBC कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में उनको यहाँ पे जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये हमने ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC। तो अब हमको पढ़ना है कि WBC कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। तो नॉर्मली अपन WBC को दो टाइप में लिख देते हैं। पहला होता है कणिकीय और दूसरा होगा अकणिकीय। WBC के अंदर भी कणों के रूप में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी है। तो पहली होगी हमारी कणिकीय और दूसरी हो गई अकणिकीय। कणिकीय और अकणिकीय, ये हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? WBC की टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे अपन। अब कणिकीय के अंदर सबसे पहले आती है हमारी जो होती है वो होती है एसिडोफिल। क्या होती है? एसिडोफिल जिसे बोलते हैं। एसिडोफिल, एसिडोफिल का कार्य क्या है? तो एलर्जी के समय उत्तेजित होती है। कब होती है? एलर्जी के समय उत्तेजित हो गई। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन बेसिस को भी मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। इतना 10th वाले सिलेबस में है नहीं, पर सीखना अच्छी बात होती है। जितना आप सीखते हो उतना आपको अच्छा, आपके लिए फायदा ही है। तो पहला पार्ट हो गया इसका एसिडोफिल। अब इसके दो पार्टिकल्स हमारे पास और है। सेकंड वाला हो जाएगा वो होगा बेसोफिल, जो कि हिस्टोमिन के निर्माण करने में सहायक होती है। जो कि हिस्टोमिन के निर्माण। ठीक है, अभी सोच रहे हो कि आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताई। तो जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसके अंदर जब हम फैक्ट्स लेंगे ना, तो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, हमारे रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, रक्त में और क्या क्या पाया जाता है, वो सब डिटेल्स के लिए हम कल का दिन जो है, कल 12 बजे जो है वो वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल जो नॉलेज बैंक यूटी के नाम से बना हुआ है, ठीक है, तो उसी यूट्यूब चैनल पे आपके वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, अभी आप देख लीजिए जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसके अंदर हम डिटेल देंगे। अभी ओनली फॉर WBC करके मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्टिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहा हमने? न्यूट्रोफिल, जो कि भक्षण के रूप में, मतलब भक्षण करने का कार्य करती है। क्या करती है? भक्षण करने का कार्य। तो नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो कि किसके काम में आएगी? तो भक्षण करने के कार्य में, भक्षण करने, भक्षण करने में सहायक
पार्टिकल, पहला हो गया एरिडोफिल, फिर दूसरा हो गया बायोफिल और थर्ड हो गया न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो तीनों पार्टीशन हमने पढ़ लिए। अब अकणिकीय की बात करें अपन, जिसमें होती है, पहली होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। अकणिकीय क्या है, कणिकीय है, और दूसरी है अकणिकीय, जिसके अंदर पहला हो गया लिम्फोसाइट्स की। अकणिकीय को थोड़ा करीब ले जाऊंगा इधर, ये खत्म हो चुका है। यहाँ पे पहला हो गया, इसमें दो बड़ी अपन ने, फर्स्ट वाली हो गई है, इसमें हमारी है वो है मोनोसाइट्स और दूसरे वाला है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना, जो लिम्फोसाइट्स है ना, तो फर्स्ट वाले जो है वो है मोनोसाइट्स, जो कि किसके रूप में आ रही है, तो भक्षाणु के रूप में, भक्षण करने में काम में आ रही है। और दूसरी है लिम्फोसाइट्स, इनको लिम्फोइड्स भी कहते हैं अपन। लिम्फोसाइट्स, इनको अपन लिम्फोइड्स भी कहते हैं ना। ये होती है हमारी लिम्फोइड्स, जो होती है वो एंटीजन, जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, जो मेनली बनाने का काम करेगी, वो हमारी लिम्फोसाइट्स से करेगी। तो लिम्फोसाइट्स जो होती है वो एंटीबॉडी को बनाने का कार्य करती है। क्या करती है, एंटीबॉडी को बनाएगी, वो बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अकणिकीय कोशिका। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोइड्स है, बी लिम्फोइड्स। कौन सी होती है, तो टी लिम्फोइड्स और फर्स्ट वाली होगी टी लिम्फोइड्स, सेकंड वाली हो जाएगी बी लिम्फोइड्स। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली। यहां तक हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ। डब्ल्यूबीसी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड ट्रांसफर ने कहा है, इम्यूनिटी सिस्टम बनाती है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी बाह्य हानिकारक पैथोजन से लड़कर हमारी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सामान्यतः डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो 4000 से 11000 होती है, लेकिन जब हमको बुखार आता है नॉर्मली तो उसकी संख्या क्या होती है, लिम्फोइड विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 15 से 20000 के बीच में हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का आकार आरबीसी की तुलना में बड़ा होता है। आरबीसी का आकार डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है और डब्ल्यूबीसी का आरबीसी से बड़ा होता है। उसके बाद हमने बात की ल्यूकेमिया के बारे में, जिसको रक्त कैंसर कहते हैं। रक्त कैंसर की पहचान में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की जांच की जाती है। डब्ल्यूबीसी की जांच संख्या अगर बढ़ गई तो आपको रक्त कैंसर की चांसेस होंगे। और रक्त कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो कैंसर से लड़ने हेतु। और कितनी हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाती है 1 लाख mm³ के बराबर लगभग। ठीक है, तो आप लगभग बोल सकते हैं, एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी हो जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी है वैसे अगर देखा जाए तो ये इसका। ठीक है, तो 1 लाख के आसपास होगी। पहले 4000 से 11000 थी। बुखार आया, क्या हुआ, सामान्य बुखार। सामान्य बुखार के बाद क्या हो गया, संख्या जो थी वो 4000 से 15000 हो गई। उसके बाद क्या हुआ हमें, तो रक्त कैंसर हो गया। रक्त आपको तो नहीं हो कभी, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को हो जाएगा रक्त कैंसर तो उसकी 15 से 20000 से काम नहीं चला तो 1 लाख पे पहुंच गई। और 1 लाख कितनी हो गई, mm³ जो कि आपको लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये चीजें आप लोग अपने माइंड में देखेंगे। नेक्स्ट चीज होगी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने तरीके की होती है, तो मेन तो 2 तरीके की होती है। पहली है कणिकीय, दूसरी है अकणिकीय रूप से। ठीक है, कणिकीय के अंदर जो एसिडोफिल है, जो एलर्जी के समय, मान लो कि आपकी चल रहे हो, खुजली हो रही है, आपको कोई फंगस वगैरह टच हुए, इसी समय में एसिडोफिल जो होती है वो एलर्जी के समय उत्तेजित होती है। कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी जीव के संपर्क में आने की वजह से हमारी बॉडी पे सूजन वगैरह आ जाती है, या जिसको अपन चट्टे पड़ना बोलते हैं। तो एलर्जी के समय ऐसी परिस्थिति में एसिडोफिल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है वो हिस्टामिन के निर्माण में कार्य करती है। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रोफिल, जो भक्षण करने में काम में आती है, जो मृत कोशिकाएं होती है, जो पुरानी कोशिकाएं होती है उनके लिए। ठीक है, फिर आता है मोनोसाइट, जो कि भक्षण के रूप में ही कार्य करेगी। और लास्ट में है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को अपन लिम्फोइड्स भी कहते हैं। लिम्फोइड्स जो होती है वो एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। लिम्फोइड 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोइड्स है, बी लिम्फोइड्स। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट 1 है वो यही समाप्त करते हैं। कल आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, और पार्ट 2 भी
पार्ट 1 को आप अच्छे से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, अटेंडेंस के तौर पे, या फिर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख के जाएं, मुझे पता तो चले कि कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है। और ये 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी, और हर व्यक्ति जो नॉलेज पाना चाहता है उस व्यक्ति के लिए बहुत ही काम का वीडियो है, ठीक है। कंपटीशन, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए काम की चीज़ है, तो आप लोग इसको देखें। और उम्मीद है कि आपका प्यार जैसे क्लासरूम में मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, आगे ऐसे यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।